हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सुभाष कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी और लैब असिस्टेंस एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सेल डिवीज़न और सेल साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न से। सेल डिवीज़न क्या होता है? Cell division is the process in which parent cell duplicates its genome and other materials and eventually divide into two or more than two cell. सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल है वो अपना जीनोम को भी सिंथेसिस करती है और साथ में अदर मैटर भी, और फाइनली वो दो सेल या दो सेल से अधिक में डिवाइड हो जाती है। सेल डिवीजन इज बेसिकली टू टाइप्स। वन इज माइटोसिस और अनदर इज मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल जो है, एक पेरेंट सेल, वो अपना जीनोम को डुप्लीकेट करती है और साथ में सेंट्रियोल जो अदर मैटर है उसको भी डुप्लीकेट करती है, और उसके साथ साथ ये जो है वो दो भाग में बट जाती है, मीन्स टू सेल में बट जाती है, माइटोसिस। और मियोसिस एक पेरेंट सेल, और जो पेरेंट सेल यहाँ पे होती है मियोसिस में, वो डिप्लॉयड सेल होती है। मैटरनल क्रोमोजोम एंड पैटर्नल क्रोमोजोम ये भी अपना जीनोम को डुप्लीकेट करती है और साथ में सेंट्रियोल को भी डुप्लीकेट करती है, और मियोसिस 1 में ये दो भाग में बट जाती है, मीन्स दो सेल में बट जाती है। इसके साथ मियोसिस 2 में ये जो दो सेल बना हुआ है मियोसिस 1 में, यही सेल जो है वो आपका दो दो सेल में बट जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ पे हो जाती है 4। और ये जो 4 सेल है वो जेनेटिकली डिसिमिलर होती है, जेनेटिकली डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो हमने देखा कि पेरेंट सेल है वो डुप्लीकेट करती है जीनोम, अदर मटेरियल्स, और डिवाइड हो जाती है दो सेल में या दो से अधिक सेल में। सेल साइकिल। व्हाट इज सेल साइकिल? द सीक्वेंस इवेंट ऑफ सेल डिवीजन by which a cell duplicates its genomes and synthesis other materials of cells and eventually divide forming new cells. Suppose that जो सेल होते हैं ना, वो सेल जो है एक सीक्वेंस में जाती है। सपोज दिस वन इज G1 as G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और दिस वन इज साइटोकाइनेसिस। तो एक जो सेल है वो पहले G1 में जाएगी, उसके बाद एस फेज में जाएगी और G2 में जाएगी, और उसके बाद प्रोफेज में जाएगी, मेटाफेज में जाएगी, एनाफेज में जाएगी, टीलोफेज में जाएगी, और यहाँ पे ये जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो आपका दोनों ये जो बेसिक स्टेप है, ये जो बेसिक स्टेप है एक के बाद एक, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल। तो बेसिकली जो फेज ऑफ सेल साइकिल है ये दो है। वन इज
इंटरफेज, अदर इज एम फेज। इंटरफेज इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। चूंकि हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सेल डिवीजन मीन्स सेल का डिवीजन, सेल का डिवीजन। और यहाँ पे जो है रेस्टिंग फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ सेल है ना प्रिपेयर करती है सारा का सारा जितना भी मटेरियल्स है या जो उसको डिवीजन होना है वो उसके लिए यहाँ पे क्या होती है, प्रिपरेशन होती है। इसीलिए इसी टर्म को लेते हुए यहाँ पे बोला जाता है रेस्टिंग फेज। लेकिन हम लोग यहाँ रेस्टिंग फेज ना बोल के आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप मेटाबॉलिक एक्टिवली, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। इंटरफेज ए 90 से 95% टाइम ले लेती है। इंटरफेज इज अगेन डिविजिबल इनटू 3 फेज। वन इज G1 phase, other is S phase, और next one is G2 phase. S phase is also known as synthesis phase. Synthesis phase. M phase, और इसी को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डिवीजन फेज, क्योंकि ना सारा जो डिवीजन होगा वो यहीं पे होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एम फेज और डिवीजन फेज। ये पूरा का पूरा सेल साइकिल का सिर्फ 5% टाइम लेती है, मतलब बहुत कम ही समय। एम फेज इज also divisible into 2 subphase. One is karyokinesis और other is cytokinesis. कैरियोकाइनेसिस का मीन्स होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मैटर्स। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे ना वही है सो डिवाइड करेगी। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कोई रिलेशन नहीं होगा आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैटर। कैरियोकाइनेसिस इज अगेन डिविजिबल इनटू 4 सब स्टेज। वन इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपको ये सीरीज आज रखना पड़ेगा। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। एक बार अगर सेल यहाँ से यहाँ आ गया और एक बार यहाँ से यहाँ पे आ गया तो फिर सेल कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसीलिए आपको स्टेप याद करना होगा। तो इसको याद करने के लिए स्टेप बहुत इजी तरीका है। आप सिंपल सी याद रखो, PM8 मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने घर पे है। प्राइम मिनिस्टर अपने घर पे है। कैरियोकाइनेसिस, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मटेरियल्स। यहां पे हम देख रहे हैं कि सपोज दैट दिस वन, यहां पे 4 क्रोमोजोम है, 4 क्रोमोजोम। अभी 4 क्रोमोजोम किसके अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। और हम जानते हैं कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब ही होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो ये जो सेल है वो अपना न्यूक्लियस को डिवाइड कर रही है। तो यहां पे देखिए, इसमें भी 4 क्रोमोजोम और इसमें भी 4 क्रोमोजोम। सेकेंड टर्म आती है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
अभी हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियस का डिवीजन, अभी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो दिस वन इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है वो यहाँ पे ये डिवाइड कर जा रही है। ये दो सेल जो बना उसमें सारे का सारे यहाँ वाला मटेरियल्स को इक्वल भाग में बांट दे रहे हैं। सपोज यहाँ भी आपका देख रहे हो 4 सेल ऑर्गेनेल, यहाँ भी 4 सेल ऑर्गेनेल। तो इसमें क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है सेल डिवीजन का टाइप्स, और टाइप्स में भी फर्स्ट वन माइटोसिस। What is mitosis? It is process of cell division by a single cell divide into 2 identical cell. माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। एक कहाँ होती है, अक्रेंस इसका कहाँ पे है, तो सोमैटिक सेल्स और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। व्हाट इज नॉन रिप्रोडक्टिव सेल? वैसा सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल को नहीं बनाती है, उसे हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आप है सो कहीं जा रहे थे, अचानक से थोड़ा सा हाथ में चोट लग गया। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो जख्म हो गया तो उसमें क्या होगा कि आपको वहाँ भरना होगा। तो उसको भरने के लिए बेसिकली आपको सोमैटिक सेल का डिवीजन जरूरत होती है। तो उस तरह स्टेट में आपको माइटोसिस परफॉर्म होती है। इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। अब हम लोग को पढ़ना है इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इज also divisible into G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो एक एक करके हम लोग चलो देखते हैं। मैंने एक सेल लिया, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दिस वन इज साइटोप्लाज्म, और अंदर में क्या है, बीच में बोलो, दिस वन इज न्यूक्लियस। और यहां पे होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स और जीनोम। इसकी संख्या डिफरेंट सेल में डिफरेंट होती है। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन सोमैटिक सेल्स जिसकी क्रोमोसोम नंबर 46 है। क्रोमोसोम नंबर 46 और साथ में डीएनए क्वांटिटी। डीएनए क्वांटिटी
2C. This one is centriole. सेंट्रियोल बहुत बड़ा हो गया है ना. दिस वन इज अ सेंट्रियोल. अब जीवन फेज में क्या क्या होता है, तो पहला स्टेप में आपको याद रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस जब होगा तो सेल का साइज है वो ग्रो करेगा. सेल साइज ग्रो मीन्स सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस. Third one, all type of enzyme which is required in S phase are synthesis in G1 phase. तो जितना भी एंजाइम जो आपका S फेज में जरूरी पड़ेगा वो सारा का सारा G1 फेज में लगभग बन जाती है. So the enzyme which is required in S phase are formed in G1 phase. प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सपोज दिस वन इज डीएनए. ये डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से जाती है. ट्रांसक्रिप्शन का जब प्रोसेस कंप्लीट होती है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाती है जिसे हम mRNA बोलते हैं. ये mRNA है फर्दर साइटोप्लाज्म में जाती है और वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. इस स्टेप के बाद प्रोटीन बन जाती है. तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड दैट इज टर्म एज mRNA and mRNA is transported in cytoplasm of cells where it translates into proteins. So we can write here one step is transcriptions and another is translations. अगर आप प्रोटीन सिंथेसिस लिख भी दिए हैं तो इसको आप नहीं भी डिटरमाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस लिखा है. इट मीन्स क्या कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट है. तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे ये जो सेल है
इसका साइज क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। Next step is S phase. S phase. It is also called synthesis phase. सिंथेसिस फेज यहाँ पे इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो है बहुत कुछ नया नया चीज़ें यहाँ पे बनती है, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन, क्रोमोसोमल का डुप्लीकेशन, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो फर्स्ट वन सेंट्रियोल duplicates. Suppose this one ये सेंट्रियोल, अब यहाँ पे क्या होती है ना कि ये सेंट्रियोल एक और बन जाती है, एक सेंट्रियोल से अनदर सेंट्रियोल, दैट इज टर्म एज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। हम लोग यहाँ 46 क्रोमोसोम लेकर चले हैं। अब हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्योंकि 46 क्रोमोसोम अगर रेप्लिकेशन करवाएंगे तो बन भी नहीं पाएगा, इसीलिए समझने के लिए सिर्फ एक क्रोमोसोम को हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड फेज में क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन, और हम कह सकते हैं क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। चलिए यहां पे समझते हैं। सपोज दिस वन इज क्रोमोसोम्स और इस पे आपका डीएनए मॉलिक्यूल्स, सपोज दिस वन क्रोमोसोम का पूरा फिगर है और ये आपका हो गया डीएनए। अब यहां पे जो है ये जो है रेप्लिकेट करती है, तो रेप्लिकेट जब करती है तो सपोज दैट पहले ये दोनों स्ट्रैंड है वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में बट गई, दिस वन यहां भी बट गया। इसके साथ मान लेते हैं कि डीएनए जो है वो नया स्ट्रैंड को बना लेती है, दिस वन। ये डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का दिस वन, दिस वन जो आप देख रहे हैं ये कहां से लाएगा, ये आप तो डीएनए को रेप्लिकेट कर दिए, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो मटेरियल्स है ना, ये मटेरियल्स इसको यहां पे एक तरह का प्रोटीन चाहिए होता है, वो प्रोटीन कहलाती है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो हमने यहां पे लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन वनली और वनली एस फेज में बनेगी, सिर्फ और सिर्फ एस फेज में। अगर हम नहीं बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन तो आपका क्रोमोसोम बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम
को बनने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, वरना देखिए आपका डीएनए जो है इसी प्रकार रह जाएगा। ये डीएनए मटेरियल्स है, तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस वनली और वनली इन एस फेज। तो अभी हम कंप्लीट करते हैं क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। दिस वन, ये जाएगा यहाँ पे, दिस वन और दिस वन। और ये दोनों जो है एक ही से अटैच रहेगा। अब एक क्रोमोसोम, सपोज दिस वन क्रोमोसोम, तो ये कितना हो गया, ये भी आपका एक ही क्रोमोसोम कहलाएगी। इस प्रकार से दिस वन, एक क्रोमोसोम 1 है। अगर हम एक क्रोमोसोम 1 लिए हैं तो ये दोनों अटैच है ना, तो ऐसा नहीं कि दो क्रोमोसोम, ये भी कितना क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम कहलाएगी। अगर मान लो कि इस प्रकार से आपका यहां भी अगर बहुत सारे और ये एक बिंदु से अगर ज्वाइंट है तो भी हम बोलेंगे क्या कि एक क्रोमोसोम है, और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमियर डिसाइड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब अगर क्रोमोसोम में सिर्फ एक सेंट्रोमियर होगा ना, तो उसे हम एक क्रोमोसोम बोलेंगे। यहां पे जो ये सब बना ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि क्रोमोसोम है वो एक है, लेकिन क्रोमेटिड, क्रोमेटिड कितना है, 2। एक क्रोमोसोम नंबर 1 बट क्रोमेटिड नंबर 2। इसीलिए अब हम लोग यहां पे देखते हैं मेन पॉइंट पर, एक क्रोमोसोम नंबर 1। तो इस प्रकार आप एस फेज में देखें कि क्रोमोसोम जो नंबर है वो 46 जो आपका जीवन में फेज में था, उतना ही क्रोमोसोम आपका एस फेज में है। लेकिन यहां पे चेंज क्या हुआ, यहां पे चेंज क्या हुआ, डीएनए क्वांटिटी, डीएनए डीएनए क्वांटिटी, डीएनए क्वांटिटी डबल हो गया एज कंपेयर टू जीवन फेज। तो जीवन फेज में कितना था मेरा डीएनए क्वांटिटी, 2C। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4C। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे आप अगर आप लिए थे 2C, अब इस प्रकार 46 क्रोमोसोम रहेगा। 46 क्रोमोसोम तो नहीं बढ़ा, लेकिन डीएनए तो बढ़ रहने वाली, इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 46 और डीएनए क्वांटिटी 4C। नेक्स्ट स्टेप एम फेज। एम फेज, एम फेज मीन्स कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो हम पहला स्टेप पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट जो फेज है वो आपका है प्रोफेज। तो पहले हम लोग सेल के बारे में देखते हैं। दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका साइटोप्लाज्म। और पहले हम क्रोमोजोम की डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम उसमें कितना था 46। तो क्रोमोजोम जो है, अब जितने भी क्रोमोजोम है ना, वो अभी हम यहाँ पे बेसिकली क्रोमोजोम ना बोल के क्रोमेटिन बोलेंगे। क्रोमेटिन इज द बेस्ट फॉर प्रोफेज। तो जितना भी आपका क्रोमेटिन था वो वहाँ पे कितना था 46। अब यहाँ पे वो जो है वो सारे का सारे जो क्रोमेटिन जो बहुत पतला होती है, बहुत लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो क्रोमोजोम डुप्लीकेशन हुआ था एस फेज में, वो यहाँ पे दिख तो नहीं पाएंगे, इतना पतला ही होता है कि आप अच्छे तरीके से देख नहीं पाओगे, लेकिन प्रेजेंट होते हैं आपका न्यूक्लियस में। तो क्रोमोजोम और डीएनए क्वांटिटी 4C, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पे जो क्रोमोजोम होते हैं ना बहुत पतले पतले होते हैं। दिस वन देखिए इस प्रकार से, लेकिन इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन जो हुआ है वो पूरा क्लियर तरह से पता नहीं चलती है। लेकिन आप यहां क्या देखेंगे कि एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड, एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये आपका दिस वन इज क्रोमोजोम, ये इतना लंबा आपका क्रोमेटिन है। क्लियर? अब एक क्रोमेटिन जो है ना एक कंडेंस होती है। मैंने हाफ किया और इसको एक बार और मैं कंडेंस करूंगा। दिस वन आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रोमेटिन जो लंबा था वो क्या हो गया, इसका लेंथ में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो लेंथ में जो चेंज हुआ है ये छोटा हुआ है, तो शॉर्ट हो गया लेंथ, और इसका जो थिकनेस था वो पहले की अपेक्षा क्या हुआ, बढ़ गया। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे क्या कि क्रोमोजोम कंडेंस, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट हियर। तो जब स्टार्ट हो जाएगा तो क्रोमोजोम का थिकनेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा और लेंथ में क्या होगा, शॉर्ट। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। देखिए ये जो सेंट्रियोल आपका सिंथेसिस हुआ था एस फेज में, वो अब यहां से ए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। उसके बाद मेन जो पॉइंट है यहां पे वो ए है कि लेमिना प्रोटीन स्टार्ट ब्रेकिंग। अब लेमिना प्रोटीन क्या होता है वो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दिस वन इज लेमिना प्रोटीन। ये लेमिना प्रोटीन है वो सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ना पकड़ के रखती है। जैसे सपोज दैट आप एक हार बनाते हो, ठीक है, तो उसमें सारा का सारा जो मोती है वो आपका न्यूक्लियर इन्वेलप है, और उसमें जो आप रस्सी जो अरेंज करते हैं वो रस्सी आपका क्या हो गया, आपका लेमिना प्रोटीन।
अगर आप रस्सी को ही कट कर दोगे तो सारा का सारा जितना भी आपका मोती है ना, वो सारा क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो यही काम करती है लेमिना प्रोटीन। लेमिना प्रोटीन क्या करती है, सारे का सारे जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसको पकड़ के रखे रहती है। तो अगर मान लेते हैं कि लेमिना प्रोटीन को आप तोड़ दोगे, इसको आप क्या करेंगे, तोड़ देंगे, जितना भी आपका लेमिना प्रोटीन है सारे को सारे आप क्या करोगे, तोड़ दोगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एल्सो स्टार्ट ब्रेकिंग, और वो अपना सेफ जगह पे रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। तो सारे का सारे जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो सारा का सारा बिखर जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखिए नोट में, लेमिना प्रोटीन स्टार्ट ब्रेकिंग। अगर मान लो लेमिना प्रोटीन जैसे आपका टूटना स्टार्ट हो गया, आप यही याद रखो, लेमिना प्रोटीन अगर स्टार्ट हो गया ब्रेकिंग तो ऑटोमेटिकली आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एल्सो स्टार्ट ब्रेकिंग। और जितना भी आपका सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पेरिऑक्सीजोम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोजोम हो गया, इटीसी, सभी का सभी यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। सेल ऑर्गेनेल आर डिसअपियर, न्यूक्लियस एल्सो डिसअपियर्स। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस होता है ये भी क्या होती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, ये भी डिसअपियर हो जाएगा। अब जितना भी आपका क्रोमोजोम था वो क्या होगा, फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सारे का सारे जितना भी आपका क्रोमोजोम अभी देखे थे आप, उसको स्पेस मिल जाएगा, उसको फ्री मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, और सारा का सारा साइटोप्लाज्म में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ जो आप सेंट्रियोल है वो कुछ स्पाइंडल फाइबर को रिलीज करती है, बनाती है स्टेलरी। तो ये जो स्पाइंडल फाइबर है ना वो क्रोमोजोम को घेर लेगी। दिस वन देखिए, क्रोमोजोम आर कैप्चर्ड बाय अ स्पाइंडल फाइबर। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दिस वन, अगर मान लेते हैं कि क्रोमोजोम इस प्रकार से फैला हुआ है, क्लियर, तो यहां पे आपका सेंट्रियोल, अब यहां से क्या होगा, स्पाइंडल फाइबर जो है ना ये सारा का सारा दोनों साइड से ये क्या करेगा, जितना भी आपका क्रोमोजोम को ना उसको घेर लेगा। चूंकि सेंट्रियोल इधर से आ रहा है तो सारे के सारे सेंट्रियोल से जितने भी स्पाइंडल फाइबर बन रहे हैं वो सारा का सारा इस साइड से और इधर से भी, और बीच में आपका क्या है, क्रोमोजोम। चूंकि आपका न्यूक्लियर इन्वेलप है सो पूरा तरह से मतलब कि ब्रेकिंग करना स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए क्रोमोजोम क्या होंगे, वो सारा का सारा ना साइटोप्लाज्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे और एरिया भी मिल जाएगा अच्छा खासा। अब आज़ाद हो गया, अब क्रोमोजोम क्या हो गया, आज़ाद। अब पूरा तरह से फ्रीली, कोई टेंशन नहीं। पहले कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में प्रेजेंट थे, इधर से आ रहा था इधर ठेल रहा है, उधर से आ रहा तो वो ठेल रहा है, अब क्या हो गया, फ्रीली मूव कर रहा है। आप लोग भी वैसे करते हैं ना, जब क्लास में टीचर नहीं हो तो इस बेंच से उस बेंच, उस बेंच से वो बेंच, वहां पे अपने फ्रेंड्स के पास। अंतर यहाँ पे क्या है कि वहां पे आप है सो अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं मिलने के लिए कि वो मेरी फ्रेंड्स है, वो मेरा फ्रेंड्स है, चलो थोड़ा बात करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसको ना ये भागना ही स्टार्ट करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं, अपना अपना घूमना स्टार्ट करते हैं, अपने से मतलब रखते हैं। सीखिए यहाँ से, यहाँ से सीखने की जरूरत है कि जब क्लास में टीचर ना हो तो अपना कॉपी और पेन निकालिए या बुक निकालिए और अपना पढ़िए। देख रहे हैं क्रोमोजोम का, यहाँ पे इनको जगह जैसे मिला थोड़ा अच्छा पोजीशन, वैसे क्या किया, अपना अपना इधर उधर घूमना, मतलब कि अपने काम के लिए ही घूमते हैं। घूम रहे हैं ना, चलिए आगे देखते हैं। स्पाइंडल फाइबर आर formed from macrotubules।
ये किससे बनती है स्पाइंडल फाइबर? मैक्रोट्यूब्यूल से। और मैक्रोट्यूब्यूल्स को कौन बनाती है? तो आपका सेंट्रियोल बनाती है। तो हमने क्या देखा कि जितना भी क्रोमोजोम थे वो इस प्रकार से पूरा का पूरा सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में मूव कर गए और फिर वहाँ पे घूमने लगे और यहाँ से आपका सेंट्रियोल जो है वो स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको ना फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। दिस वन, चलिए यहाँ पे देखिए, प्रोफेज क्या है? सपोज दैट आपका न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो पूरा तरह से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। तो जब ब्रेक होगा तो क्रोमोजोम क्या होंगे ना, क्रोमोजोम दिस वन, क्रोमोजोम पूरा का पूरा मूव करना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब न्यूक्लियर इन्वेलप है नहीं। अब यहाँ पे क्या है आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये क्या रिलीज करना स्टार्ट किया? स्पाइंडल फाइबर। तो स्पाइंडल फाइबर जब आएगा तो ये क्या होगा ना कि ये सारे का सारे जो है वो अभी क्रोमोजोम से अटैच नहीं है, लेकिन क्या किया? क्रोमोजोम को घेर लिया, कैप्चर कर लिया। और जितना भी सेल ऑर्गेनेल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, जितना भी आपका सेलों में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर आपका न्यूक्लियस जो आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट था वो हो गया, सारा का सारा यहाँ पे ना डिसअपियर हो जाती है। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप, मेटाफेज। मेटाफेज देखिए यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप है क्या कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप जो था ना पूरा तरह से टूट चुका है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम एल्सो कंप्लीटेड। जो अभी हम बताए थे कि जो क्रोमोजोम का कंडेंसेशन हो रहा था वो पूरा का पूरा सपोज दिस वन इतना हो गया, मतलब पूरा तरह से थिकनेस हो चुका। अब थिकनेस वो नहीं होगा और ना ही वो शॉर्ट अवस्था में होगा। दिस वन मीन्स क्या कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। अब वो कंडेंसेशन की प्रोसेस नहीं जा सकता है, अब वो छोटा से छोटा नहीं हो सकता है। चलिए देखिए यहां पे दिस वन इज सेंट्रियोल। इसके साथ क्या होगा कि क्रोमोजोम है वो अरेंज हो जाएगा इक्वेटर पर, मीन्स मिडिल पे। अब देखिए जो स्पाइंडल फाइबर जो है वो इमर्ज हो रही थी सेंट्रियोल से, वो अब जाके अटैच होगी किनेटोकोर से, दिस वन।
अब यहाँ पे देखिए, क्रोमोजोम अरेंज एट इक्वेटर। अब ए वाली जो प्लेट है ना आपका, यहाँ पे ए इक्वेटर मतलब मिडिल पार्ट पर, मिडिल साइड पर जितना भी क्रोमोजोम होंगे वो सारा का सारा अरेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना क्रोमोजोम है मेटाफेज में बताइए? 46। अगर मान लेते 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस प्रकार कितना क्रोमोजोम है मेरे मेटाफेज में बताओ? 46। और डीएनए क्वांटिटी उतना ही होगा जितना आपका प्रोफेज में था। प्रोफेज में कितना था? 4C। कितना था? 4C। Plane of alignment of chromosomes is called मेटाफेज प्लेट। और जहाँ पे मेटाफेज ना, ये वाला पूरा जिस एरिया में, यहाँ पे देखो कि इस जगह पे ये जितना भी क्रोमोजोम है वो सारे के सारे क्या हो गए? एलिन हो गए, मतलब एक लाइन में हो गए। उस प्लेट को, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट। जैसे कि सपोज दैट आप है सो कोई भीड़ वाले क्षेत्र में, जैसे कि मेला में आप घूमने गए और वहां पे आपका कोई बच्चा खो गया, ठीक है, और कोई वहां से अनाउंस कर दिया कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, इसीलिए आप अपने फैमिली के पास सुरक्षित हो जाएं। तो आप क्या करोगे? सारे के सारा जितना भी अपना फैमिली है वो एक जगह अरेंज हो जाओगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होती है कि जितना भी है ना क्रोमोजोम, वो सारे का सारा क्या हो जाती है? अरेंज हो जाती है मिडिल साइड पर और इक्वेटर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। सारा का सारा क्रोमोजोम यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। अब इस प्रकार का जब स्टेप हो जाती है, सारा का सारा अरेंज हो जाती है, तो इस समय ही हम ना क्रोमोजोम के बारे में अच्छा तरह से स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप नंबर वहाँ पे गिन सकते हो, शेप और साइज भी देख सकते हो कि कितना नंबर है। चूंकि ना यहाँ पे कंडेंस फॉर्म, अभी हम यहाँ पे बोलेंगे क्रोमोजोम, इस फॉर्म में ना हम क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम। चूंकि ये टोटली क्रोमेटिन का कंडेंस हो चुका है, और कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोजोम। मैंने क्या बोला? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोजोम। कोई पूछेगा व्हाट इज क्रोमोजोम? द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोजोम। जब इस प्रकार का अवस्था मिल जाएगा ना, तो सारा का सारा क्रोमोजोम के बारे में ना हम आराम से पढ़ सकते हैं और बता भी सकते हैं कि कितना नंबर है, कितना क्या साइज है। क्लियर? अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं। अ स्पाइंडल फाइबर गेट अटैच टू किनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम। अब यहाँ पे बेसिक पॉइंट जो है आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो ए स्पाइंडल फाइबर जो है ना, जितना जो इमर्ज हुआ है सेंट्रियोल से, वो जाके देखो यहाँ पे मिल रही है, दिस वन, इस जगह पे। ए वाली जगह पे, दिस वन। ये आपको, इसे हम क्या बोलते हैं? किनेटोकोर। ये क्या होती है? एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली प्रोटीन है। और शेप इसका कैसा है? इसका शेप जो है ना, वो आपका डिश शेप है, डिश शेप। सपोज दैट आप इसको
इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सपोज दैट आप बच्चा में क्या किए थे कि छत पे पहले खड़ा हुए और वहाँ पे कुछ पंछी उड़ रहे होते हैं, तो आप गिनने की कोशिश ज़रूर किए होंगे। तो उसमें क्या हो गया कि आप जब गिन रहे होते हैं तो 1 2 3 4 5 आप तक गिने, और उसके बाद क्या हुआ, जो छठा पीछे गिनना था वो सबसे आगे चला गया और जो पीछे वाला है वो आगे चला गया। मतलब पूरा तरह से आप सही उसको गिन नहीं पाते हैं। लेकिन सपोज दैट आपके हाथ में एक रिमोट है, दिस वन, और ए वाली रिमोट था आपको बर्ड्स को रोकने के लिए। उड़ रही है बर्ड खूब बढ़िया से आराम से, एक आप है सो स्काई में क्लिक कर गए और वहाँ पे क्या होगा, सारा का पंछी जो है, सारे पंछी वो इस प्रकार से इस मैनर में अरेंज हो गए। तो अब तो गिन लोगे ना, आराम से गिन सकते हो। और उसके बाद जो है आप थोड़ा देख भी सकते हैं साइज क्या है इसका, कि छोटा है या बड़ा है, आराम से देख सकते हैं। यही स्टेप आप है सो यहाँ कर सकते हैं कि क्रोमोसोम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नंबर के लिए आप पढ़ सकते हैं, शेप और साइज के लिए भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसा शेप है, कैसा साइज है। नेक्स्ट स्टेप इज एनाफेज। This one is anaphase. एनाफेज में बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रोमेयर ब्रेक डाउन एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स, और सेकेंड स्टेप जो है क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। चलिए देखते हैं फिगर से। सपोज दैट दिस वन इज क्रोमोसोम, और यहाँ पे क्या था, सेंट्रोमेयर, नो दिस वन इज सेंट्रियोल, सॉरी दिस वन इज ए किनेटोकोर, दिस वन इज किनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर जिससे अटैच होती है, दिस वन। दिस वन इज सेंट्रोमेयर। अब यहां पे आप देखिए कि ए वाली जो सेंट्रियोमेयर है, सेंट्रोमेयर, ये जो सेंट्रोमेयर है, अगर आप इसको तोड़ देते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है ना, ए जो है इस डायरेक्शन में, देखिए ए वाली जो है ना इसको इस डायरेक्शन में खींचती है, इसको इस डायरेक्शन में खींचती है, और ए वाले स्पिंडल फाइबर अपने और टुवर्ड्स अपोजिट पोल की ओर खींच रही होती है। अब क्या है कि मान लो कि जितना फोर्स ए भी लगा रहा है उतना फोर्स, इसीलिए क्या हो रहा है कि वो है ना उधर जा रही है ना इस साइड में आ रही है। लेकिन अब क्या होगा कि आप है सो इसको सेंट्रोमेयर को ही तोड़ दिए, तो पूरा टूट गया। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसको जोड़ देते हैं, दिस वन। अब क्या हुआ कि यहां पे आप ना सेंट्रियोमेयर को क्या किया, आप तोड़ दिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं दिस वन, और यहाँ से भी आप इसको तोड़ दीजिएगा। तो जब जैसे यहाँ पे सेंट्रोमेयर टूटेगा, वैसे क्या होगा कि जो क्रोमेटिड है वो सारा का सारा क्रोमेटिड है वो
ए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा और एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप सेंट्रोमेयर को तोड़ते हैं तो ए वाली क्रोमेटिड जो है इस डायरेक्शन में और ए वाली डायरेक्शन में इसका ए वाली आ जाएगा। अगर आप सेंट्रोमेयर को तोड़ रहे हो ना तो बेसिकली आपको आज रखना है कि ये जो सेंट्रोमेयर का ब्रेकडाउन होता है वो होती है लॉन्गिट्यूडनली। कैसा होती है? लॉन्गिट्यूडनली। इसका एक पिक आप यहाँ पे देखिए। सपोज दैट दिस वन लॉन्गिट्यूडनल कैसे टूटती है वो यहाँ पे देखिए। दिस वन इज सेंट्रियोल, दिस वन इज आपका हो गया क्रोमोजोम और दिस वन इज सेंट्रोमेयर, दिस वन इज सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे ए वाली जब आप तोड़ोगे, ए वाली यहां से आप तोड़ोगे दिस वन इस प्रकार से, तो होगा क्या कि ए वाली सपोज दैट अगर उधर जा रही है, ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो हो जाएगी क्या, ये यहां पे हो जाएगा आपका सेंट्रोमेयर और किनेटोकोर और दिस वन इस प्रकार से आ जाएगी। यस या नो? अगर आप इसको यहाँ पे देखिए और ए वाली जो है ए वाली, तो इस नीचे जो ए वाली आएगा ये दिस वन इस प्रकार हो जाएगा और सपोज दैट इसके पीछे से जो क्रोमेटिड है ना बाबू इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको आज रखना है कि द ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रोमेयर अकर्स लॉन्गिट्यूडनली। इसी को टूटने के कारण क्या होता है कि जो आपका क्रोमोजोम है वो कुछ देर के बाद यहां से ये शिफ्ट कर जाती है ए डायरेक्शन में और ए आ जाएगी आपका इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो यही होगा कि आपका कुछ देर के बाद जो है ए वाली इस प्रकार से आ जाएगा। क्योंकि आप सेल साइकिल पढ़ रहे हो तो इसमें जो है एक स्टेप वाइज आप स्टेप वाइज यहां से हुआ, इसके बाद ए वाली क्या आपको क्या लग रहा है कि ए वाली डायरेक्ट यहां जंप करके यहां चला जाएगा? नहीं, ए वाली जब भी जाएगा तो इस स्टेप पे जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, धीरे धीरे स्टेप होगा ना बाबू। इसमें क्या होगा, स्पाइंडल फाइबर है सो वो डिसेंबली होना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होती है, मैंने खत्म नहीं बोला है, ठीक है। ये स्पाइंडल फाइबर जो है वो आपका धीमे धीमे है ना डिपोलराइजेशन होना, डिपोलराइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो सेंट्रोमेयर का ब्रेकडाउन होती है जिसके कारण क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है। उसके बाद आपको याद रखना कि क्रोमेटिड जो सेपरेट हुआ वो अलग अलग डायरेक्शन मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में और अपोजिट पोल की ओर जाना स्टार्ट कर जाती है। सो एनाफेज इज कंप्लीट। अब यहाँ पे दो चीज आपको टर्म याद रखना होगा कि ए वाली जो है ना कंटिन्यूअस स्पाइंडल फाइबर और एक हो गया आपका जो इस प्रकार से यहाँ अटैच है, फिर इसके बाद जो टूटा टूटा है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पाइंडल फाइबर। नेक्स्ट स्टेप इज टीलोफेज। टीलोफेज, चलिए यहां पे देखिए टीलोफेज में क्या है। टीलोफेज स्टेज टू सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स आर। इससे पहले वाला में एक जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जो क्रोमोसोम है इसका क्रोमोसोम नंबर, तो हमने देखा था कि ए वाले जब डिविजिबल होगा, ठीक है, जब ये डिवाइड करेगा तो यहां पे इस प्रकार से जा रही थी, एक यहाँ पे आ रहा था एक यहाँ पे, और दिस वन एक आप एग्जांपल में यहाँ पे लिखो इस प्रकार से। क्लियर? अब मान लो कि सेल तो वन ही है, अभी तक सेल कितना है, वन है, अभी तक सेल मेरा वन ही है। तो क्रोमोसोम जो है बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो क्रोमोसोम आप यहाँ पे बोलेंगे
वो क्या बोलना है आपको कि सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि दिस वन कि क्रोमोजोम तो आपका ए अब तो सिंगल क्रोमोजोम हो गया। अब ए वाली जो अगर बात करते हैं तो ये तो सिंगल हो गया ना, तो एक क्रोमेटिन अब अभी जो है एक एनाफेज के बाद जो हम लोग टीलोफेज पढ़ेंगे वहाँ पे क्रोमेटिन होगा, लेकिन अभी तक तो एक क्रोमोजोम है। अब एक क्रोमोजोम जो है इसकी नंबर बढ़ जाएगी। तो अगर आप बात करते हैं दिस वन, तो अगर 1 से लेकर 46 ए हो गया और 46 क्रोमोजोम ए हो गया। अब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए भी आधा हो जाएगा, डीएनए भी तो आधा होगा, क्योंकि डीएनए वहाँ पे 4C था। मेटाफेज में आप देख रहे थे कि डीएनए का क्वांटिटी कितना था 4C, अब क्या हो जाएगा हाफ C, तो 2C और 2C। क्योंकि है तो एक ही सेल में, है कितना सेल में, एक ही सेल में, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ना, अब तो ये टूट चुका है ना, अब तो आप नहीं बोल सकते हैं ना एक क्रोमोजोम से अटैच है, इसीलिए आपका नंबर जो है अब यहां पे बढ़ जाएगी। चलिए ये वाली क्लियर। मैंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि अगर यहां पे क्रोमोजोम 1 हो गया, अब इस प्रकार से 1 से लेकर 46 आएगा, तो यहां भी तो 46 आएगा, तो अब आप इसको सिंगल सिंगल बोलोगे ना, इसीलिए यहां पे हमने क्वांटिटी को बढ़ाया है। टीलोफेज Telophage stage, two set of daughter chromosomes are pushed completely apart, mitotic apparatus dissolutes। अब यहाँ पे देखो माइटोटिक एपार्टस जो है ना कंप्लीटली क्या हो गया, खत्म हो गया। माइटोटिक एपार्टस मीन्स क्या, स्पाइंडल फाइबर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। और हम कह सकते हैं क्या कि इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट लाइन कि ए है सो अपोजिट ऑफ प्रोफेज है, अपोजिट ऑफ प्रोफेज। इसीलिए अपोजिट ऑफ प्रोफेज बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था ना कि देखिए पहला क्या है कि ए वाली यहां पे स्टेप आ रखी कि दिस वन इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल के पास जो सारे का सारे जो क्रोमोजोम होंगे वो सारा का सारा यहां पे आ जाती है। तो क्रोमोजोम की नंबर कितना था, अब यहां पे हम बोलेंगे कि 46 है बाबू, और कितना सी हो जाएगा 2C, तो यहां पे तो होगा। क्लियर। उसके चारों ओर क्या बोला कि ए वाली जो क्रोमोजोम है ना 1 से लेकर 46 है, याद रखिएगा 46, जितना भी क्रोमोजोम है सारा का सारा यहां पे आ जाएंगे। और जो क्रोमोजोम यहां पे आएंगे ना अब वो धीमे धीमे ना खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे थे कि उस टाइम आप इस प्रकार बनाए थे ना, छोटा किए थे ना, अब क्या होगा ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये खुलेगी तो क्या हो जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, थ्रेड लाइक, मतलब बहुत पतला सा स्ट्रक्चर, तो ये खुलना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ क्या होगा कि डॉक्टर क्रोमोजोम जो है वो पूरा की पूरा तरह से एक कंप्लीटली ए पार्ट हो जाती है, मतलब कि सेंट्रियोल के पास, कहाँ पे, सेंट्रियोल के पास पहुंच जाती है। और उसके बाद क्या होती है कि माइटोटिक एपार्टस एल्सो ब्रेक डाउन, मतलब कि उसका भी जो है आप कह सकते हो पूरा तरह से खत्म हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्स अराउंड इस सेट ऑफ क्रोमोजोम। अब इस सेट बोला गया, क्या बोला गया, सेट। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दिस वन, ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर और ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस।
इसके साथ यहाँ भी इसी प्रोसेस होगा सारा का सारा। अपोजिट ऑफ प्रोफेज, तो वहां पे कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ क्या होगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। अब यहाँ पे फिर क्रोमेटिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जो आप इसको लिखोगे ना तो आप इसको लिखो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। क्योंकि जो आपका क्रोमोजोम था ना, ये छोटा सा क्रोमोजोम, ये बहुत जो अब ये क्या हो गया ना कि ये पूरा तरह से पतला हो जाएगा, पूरा तरह से खुल के ओपन हो जाएगा टोटली। जो पैक था, कंडेंस फॉर्म में था, वो सारा का सारा बढ़ जाएगा। तो थिकनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए, डिक्रीज हो जाएगा। और जो लेंथ था वो इंक्रीज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। और प्रोफेज में जो वहाँ पे डिसएपियर हो रहे थे जितना भी आपका सेल ऑर्गेनेल, तो सेल ऑर्गेनेल में आप ले सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ईटीसी। ये जितना का जितना है ना सेल ऑर्गेनेल, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिफॉर्म। सो सेल रिफॉर्म्ड। जितना भी सेल ऑर्गेनेल है सारे के सारे फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ तक का न्यूक्लियस भी हुए वो भी है सो फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पे ले लेते हैं, दिस वन, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। दिस वन इज टेलोफेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट स्टेप इज साइटोकाइनेसिस, ये लास्ट स्टेप है। चलिए यहाँ पे देखिए साइटोकाइनेसिस। अभी हमने देखा क्या कि ए वाली जो था आपका सेल सेंट्रियोल, दिस वन एल्सो सेंट्रियोल, और यहाँ पे सारे का सारे जो क्रोमोसोम थे वो अरेंज हो गए थे। मतलब कितना, 1 से लेकर 46, 1 से लेकर 46। और इसके साथ हमने देखा था कि ये जो है न्यूक्लियर इन्वेलप भी क्रोमोसोम के चारों तरफ अरेंज हो गए थे। उसके साथ मैंने देखा था कि यहाँ पे न्यूक्लियस भी जो है वो भी आ गया है, रिफॉर्म्ड। इसके बाद मैंने देखा क्या कि जो सेल ऑर्गेनेल है, जितना भी सेल ऑर्गेनेल आर रिफॉर्म्ड। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फर्स्ट टाइम ही हम बताए थे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, cytoplasm divide into two by contractile rings of actin and myosin filament, which pinch the cell into two, create two daughter each with one nucleus. अब मान लो कि यहाँ पे क्या होगा ना, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाएगा, जो कि हम साइटोकाइनेसिस का नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा तरह से डिस्कस करेंगे। साइटोकाइनेसिस पर एक पूरा अच्छा तरीके से वीडियो बनाएंगे, क्लियर। और उसके बाद है सो क्योंकि उसमें जो देखना है हमको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को डिफरेंस करके उसमें बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका दिस वन से, एक यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से, और एक जो है वो दिस वन। थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो बड़ा नहीं करना, इसको इक्वल में इक्वल डिवीजन होगा, ठीक है। तो सपोज दैट ए वाली यहां से ले लो और ए वाली जो है बाबू इसको आप यहां से कर लो, ठीक है। फिर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ए जो है आपका 2 सेल में बन गई। कितने सेल बना? 2 सेल।
आफ्टर साइटोकाइनेसिस देयर आर टू सेल आर फॉर्म्ड विच इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब बोलेगा आइडेंटिकल कैसे हुआ, बोलिएगा ना। तो देखिए अब यहां पे क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, क्रोमोसोम नंबर 46। अब 46, अब पेरेंट्स में आप 46 लिए थे और इसी के साथ डीएनए जो क्वांटिटी है आपका वो आप 2C लिए थे, तो यहां भी आपका कितना हो जाएगा 2C। और यहां भी क्रोमोसोम कितना हो जाएगा 46 और डीएनए क्वांटिटी 2C। That's why they are identical to their parents. Mitosis is completed. अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द ही मिलेंगे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई आपत्ति होगा तो फिर आप ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां से हम देख लेंगे और उसके बाद हम आपको क्लियर करवा देंगे कॉन्सेप्ट। उसके साथ साथ आपका पीडीएफ जो है वो आप वहीं डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।